हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सार्थक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है हमें, जब हमारे पास में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट थे तो हमें इक्विवेलेंट मास की नीड क्यों पड़ी। तो इक्विवेलेंट मास जो है वो, अगर हम कंपेयर करें मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में, तो मॉलिक्यूलर मास की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहती है, द सम ऑफ मासेस प्रेजेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट सम, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका क्या होता है, सम होता है। लेकिन हम इक्विवेलेंट मास की बात करें तो इक्विवेलेंट मास हमें एग्जैक्ट जानकारी क्या देता है, अगर कोई भी दो रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट क्या है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो बताता है कितना मास एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है और इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें इसकी जानकारी नहीं देता। वो क्या बताता है, सिर्फ उसमें प्रेजेंट एंटिटीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट या उनके मासों के बारे में बताता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट मास की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। इट इज डिफाइंस द नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of a substance which combine with or displace directly or indirectly। अगर किसी भी अमाउंट का, किसी भी सबस्टेंस का वह अमाउंट जो वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर ले, या तो कंबाइन कर ले या उसको डिस्प्लेस कर दे, उसको क्या कहते हैं, हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। उस अमाउंट को ही तो कहेंगे अब इक्विवेलेंट मास। अब 8 पार्ट्स ऑफ, या तो किसी सबस्टेंस का वह अमाउंट जो क्या कर ले, 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर ले या उसको डिस्प्लेस कर दे, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास। अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, अगर वो क्या, किसी सबस्टेंस का वह अमाउंट जो 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन से क्या कर ले, या तो कंबाइन कर ले या उसको डिस्प्लेस कर दे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास। अगर यूनिट की बात करें तो इक्विवेलेंट मास की हमारी कोई भी यूनिट नहीं होती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट दोनों ही एक होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें मास और वेट की, तो केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन इन फिजिक्स में दोनों में ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम यहाँ पे क्या लिख दे, इक्विवेलेंट वेट लिख दे, तो हमारी डेफिनेशन भी यही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम सबसे, हमारा क्वेश्चन ये उठता है हम कैसे कैलकुलेट करें इक्विवेलेंट मास को। तो फर्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट मास फॉर एलिमेंट। अब किसी भी कोई एलिमेंट है, अगर हमसे उसका क्या कहा जाए, इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन करो, तो कैसे करेंगे, अगर हम उसके एटॉमिक मास को किससे, वैलेंसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी हमारा एक सिंपली इक्वल किससे होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी अगर हमारा एलिमेंट है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करे या शेयर करे या उनको क्या कर दे, लॉस्ट कर दे, तो वो क्या कर ले, वो जो हम नियरेस्ट उसके कोई भी जो है नोबल गैस, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, अचीव कर ले, उसको क्या कहते हैं, हम वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम, अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो कितना होता है, 11। अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 1। तो नियरेस्ट इसके हमारी कौन सी है, नोबल गैस, नियॉन। नियॉन का क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8। अगर सोडियम को हमारा नियॉन का क्या करना पड़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना पड़े, तो क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा या लॉस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा क्या, ये किसका नोबल गैस किसका अचीव कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, नियॉन का। तो वैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी हो गई हमारी, 1। अगर दूसरा एग्जांपल हम किसका देखते हैं, फ्लोरीन का, तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है, 9।
अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो 2 और 7। अगर फिर नियॉन है इसके पास में, नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 10। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें और 2 और 8, तो अगर फ्लोरीन को हमारा क्या नोबल गैस का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना होगा, तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा कहीं ना कहीं से। तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन तो कितनी हो गई 1। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉर एलिमेंट। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास को एक बार फिर मेमोराइज कर दीजिए, क्या होगा, अगर उसके एटॉमिक मास को उसकी क्या वैलेंसी से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाता है इक्विवेलेंट मास फॉर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आगे देखते हैं इसके क्या क्या एग्जांपल हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हमें किसका कैलकुलेट करना है, सोडियम का कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या एटॉमिक मास पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, बैलेंसी पता होनी चाहिए। तो एटॉमिक मास हमारा कितना होता है सोडियम का 23, बैलेंसी हमारी कितनी होती है 1 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 23। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें तो हमारा एटॉमिक मास कितना होता है 39, बैलेंसी कितनी होती है 1 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 30। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम के एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है 40, अगर बैलेंसी की बात करें तो कितना होता है 2 से डिवाइड कर दिया तो कितनी आ गया इक्विवेलेंट मास 20। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो एटॉमिक मास कितना होता है 24, बैलेंसी की बात करें तो मैग्नीशियम की कितनी बैलेंसी होती है 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 12। नेक्स्ट हम बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का हमारा क्या एटॉमिक मास कितना होता है 27, बैलेंसी की बात करें तो कितनी होती है 3 से डिवाइड कर दिया तो कितनी आ गई 9। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इक्विवेलेंट मास फॉर मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो हम उसका इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड किससे करते हैं, बैलेंसी से और एटॉमिसिटी से। तो हमारा क्या आ जाता है इक्विवेलेंट मास फॉर एलिमेंट मॉलिक्यूल के लिए निकल जाता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एटॉमिसिटी होती क्या है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में फिर एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं एटॉमिसिटी कहते हैं। एक बार डेफिनेशन देखते हैं, एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं एटॉमिसिटी कहते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन बनी होगी सोडियम नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो इसमें नाइट्रोजन के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है 2, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2। अगर हम किसकी बात करें ओजोन की बात करें तो इसमें हमारे ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स होंगे 3, तो एटम्स कितने प्रेजेंट हुए 3, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3। तो अब हम फॉर एग्जांपल में देखते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इक्विवेलेंट मास फॉर क्लोरीन, जो हमारी गैस है उसके लिए मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या निकालते हैं, तो 1 क्लोरीन का प्रेजेंट ऑल जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास को क्या कर देते हैं सम। तो हमारे पास कितने प्रेजेंट है 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस 35.5 अपॉन बैलेंसी की बात करें तो क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है 1 इंटू एटॉमिसिटी की बात करें क्लोरीन की तो कितनी हो गई 2, दोनों को ऐड करा तो 71.0, 2 से 1 में मल्टीपल करा तो 2, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 35.5। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 16 प्लस 6,
ये क्या आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बैलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है 2। एटॉमिसिटी की बात करें तो कितना 2 से क्या कर दिया मल्टीपल। 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। 2 और इंटू 2 4। 32 में 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 8। नेक्स्ट है हमारे पास ओजोन। अगर ओजोन की बात करें तो 16 प्लस 16 प्लस 16 तीनों का हम अलग अलग ऐड कर लेंगे। एटॉमिसिटी की बात करें तो 3। अगर बैलेंसी की बात करें तो 2। तीनों को ऐड करो तो कितना आया 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 6। 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 8। तो एटॉमिक अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ ओजोन कितना आ गया 8। अगर हम नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट मास फॉर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 14 ऐड कर लिया। अगर एटॉमिसिटी की बात करें तो 2। अगर बैलेंसी की बात करें तो कितनी 3। दोनों को ऐड कर लिया 28.6 डिवाइड कर दिया तो 4.66 हमारा क्या आ गया इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट हमारा आता है अगर हमें कोई हमारा आयंस है हमें क्या उसका इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम आयंस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो होगा नहीं तो क्या होगा फॉर्मूला मास। अगर हम फॉर्मूला मास को किससे डिवाइड कर दे उसको जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उससे अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन है अगर हम फॉर्मूला मास की बात करें तो ऐड हो जाते हैं जितने भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हमारे नाइट्रोजन का कितना होता है 14। 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 तो 4 है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4। चार्ज कितना प्रेजेंट है 1 डिवाइड कर दिया 1 से तो 18 डिवाइडेड बाई 1। तो 18 में 1 से डिवाइड दे दिया तो कितना आ गया 18। अब हमारा नेक्स्ट आता है ऑक्साइड आयन। तो हमारा ऑक्सीजन का कितना होता है 16। चार्ज ऑन आयंस कितना है 2 डिवाइड कर दिया 2 से तो कितना आ गया 8। तो ऑक्साइड आयन का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 8। नेक्स्ट है हमारा सोडियम आयन। अगर सोडियम के हम मास फॉर्मूला मास की बात करें तो कितना हो गया 23। चार्ज कितना प्रेजेंट है 1 तो डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 23। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेट आयन। अगर कार्बोनेट का हम फॉर्मूला मास निकालें तो कितना होता है सी का कितना होता है 12 प्लस 16 का कितना होता है 16। अगर 3 का करेंगे तो 16 में 3 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो गया 48 प्लस 48। कितना चार्ज प्रेजेंट है 2 चार्ज प्रेजेंट है तो 2। अगर 12 और 48 को ऐड किया तो कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 30। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड। अगर कोई एसिड है तो हम उसके इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करें। तो होता क्या पहले डेफिनेशन देखो द वेट ऑफ एन एसिड विच कंटेन्स। अगर किसी भी हमारा एसिड है अगर वो क्या कंटेन करता है 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो हम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। क्या अगर उसमें अगर उसके वेट में क्या है 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का वेट है तो उसको क्या कहते हैं हम इक्विवेलेंट मास। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है या कंटेन्स है उसको क्या कहते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हमारा क्या है अगर हम उसके मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी ऑफ ए एसिड से क्या कर दें डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए एसिड। किसी भी एसिड के लिए क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट मास निकले। अब क्वेश्चन ये उठता है बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी अगर हम कोई भी एसिड है उसको क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो जितने भी हमें H प्लस आयंस देता है उसको हम क्या कहते हैं बेसिसिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन भी हमारी यही है द नंबर ऑफ H प्लस आयंस that one molecule of an acid can give its aqueous solution। अगर aqueous solution में वो जितने H प्लस आयंस देता है उसको हम क्या कहते हैं बेसिसिटी कहते हैं इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं HCl की बात करें
तो HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस आयन में और Cl आयंस में। तो हमें कितने H प्लस आयंस दिए 1। तो बेसिसिटी की बात करें तो कितनी हो गई 1। सेकंड हमारा एग्जांपल है H2SO4। अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2H प्लस आयंस में और SO4 2 नेगेटिव में। तो हमें कितने टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन दिए तो 2। तो बेसिसिटी हमारी कितनी हो गई 2। अगर हम बात करें H3PO4 की, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या हो जाता है 3H प्लस आयन और PO4 3 नेगेटिव। तो हमें कितने टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन दिए 3। तो बेसिसिटी हमारी हो गई 3। हम बात करते हैं फिर इक्विवेलेंट मास की। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl निकालने के लिए तो हमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास का क्या कम करना पड़ेगा। तो H का कितना होता है 1 प्लस Cl का कितना होता है 35.5। बेसिसिटी की बात करें तो कितनी हो गई 1 डिवाइड कर दिया बेसिसिटी से तो कितना हो गया 36.5 डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर कितना आ गया 36.5। सेकंड है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 है तो कितना होगा 2 into 1 तो 2 प्लस सल्फर का हमारा कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 1 का कितना होता है 16 तो 4 है तो 16 मल्टीपल बाई 4 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। बेसिसिटी हमारी H+4 की कितनी है 2। ऐड किया तो कितना आ गया 98 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 49। बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 3H का कितना हो गया 3, P का हमारा कितना होता है 31 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो 4 है तो कितना हो गया 50। नेक्स्ट हम बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। नेक्स्ट हम बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 की। तो 1H का कितना होता है एटॉमिक मास 1 तो 3 का कितना हो गया 3 प्लस हमारा फॉस्फोरस का कितना होता है 31 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो 4 है तो कितना हो जाएगा 16 into 4 तो 64 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी हमारी कितनी है 3। ऐड किया तो कितना आ गया 98/2 डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 32.6। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए हमारा बेस मतलब क्या होता है, मतलब पहले थोड़ा देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए एसिडिटी ऑफ ए बेस। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है द वेट कंटेन्स वन रिप्लेसेबल OH ग्रुप और which can neutralize completely 1 gram equivalent weight of an acid। मतलब कोई भी वह वेट 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए एसिड को क्या कर दे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। या वेट कंटेन्स 1 रिप्लेसेबल OH ग्रुप, वो क्या कंटेन करता हो 1 रिप्लेसेबल OH ग्रुप को कंटेन करता हो, उसको हम क्या कह देते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। अब हम कैलकुलेट करने की बात आ गई मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ ए बेस। तो हमारा क्वेश्चन होता है एसिडिटी हमारी क्या होती है, एसिडिटी ये नंबर होते हैं, हमारा क्या होता है ये नंबर होता है, वो भी क्या रिप्लेसेबल OH ग्रुप, मतलब किसी भी एसिड के नंबर होते हैं OH ग्रुप, मतलब कोई भी हमारा रिप्लेस्ड बाय which can be replaced by an acid। अगर कोई हमारा बेस है उसमें प्रेजेंट OH के कितने रिप्लेस हो सकते हैं, वो किसके द्वारा एसिड के द्वारा, वो हमारा क्या कहलाता है एसिडिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल NaOH ब्रेक हुआ Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो कितने हमारे नंबर में OH आयंस मिले हमारे 1, तो एसिडिटी हमारी कितनी होगी NaOH की 1। दूसरा एग्जांपल है हमारा CaOH का होल 12।
किया तो हमारा बना Ca पॉजिटिव पॉजिटिव और हमारा बना 3OH 2OH नेगेटिव। तो हमारे कितने OH रिप्लेस हुए? OH 2OH रिप्लेस हुए, तो हमारी एसिडिटी कितनी हो गई? 2। सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें थर्ड, AlOH का होल थ्राइस। तो हम इसको करें तो Al 3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। तो हम इसमें बात करें हमारी एसिडिटी कितनी हो गई? 3। तो कितने रिप्लेसेबल OH ग्रुप है? 3। तो एसिडिटी हमारी क्या हो गई? 3। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ए NaOH। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा क्या है? बेस। तो हमारा बेस का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ ए बेस। तो अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना हो गया? N का कितना होता है? 23। O का कितना होता है? 16 प्लस H का 1। तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 40। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना आ गया? 40। सेकंड में हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास 40 अपॉन एसिडिटी की बात करें तो कितने रिप्लेसेबल OH ग्रुप है? 1। डिवाइड कर दिया तो हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना आ गया? 40। सेकेंड एग्जांपल है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। मॉलिक्यूलर मास की बात करें, Ca का हमारा कितना होता है? 40, OH का होल ट्वाइस। तो सीधे सीधे O का कितना होता है? 16 प्लस H का 1 इंटू 2। 40 प्लस 72 जा 34, दोनों को ऐड किया 74। तो हमारा इक्विवेलेंट मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 74 बेसिस एसिडिटी की बात करें डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया? 37। इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस का कितना आ गया? 37। थर्ड एग्जांपल है हमारा AlOH का होल थ्राइस। Al का हमारा क्या इक्विवेलेंट? जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास कितना होता है? 27 प्लस O का कितना हो गया? 16 प्लस 1 इंटू 3। 27 प्लस 17 इंटू 3, 27 प्लस 51 बराबर कितना हो गया? 78। तो हमारा AlOH का होल थ्राइस का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 78। तो हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास 78 अपॉन एसिडिटी ऑफ ए बेस। एसिडिटी कितनी है? एसिडिटी मतलब कितने OH रिप्लेसेबल OH ग्रुप प्रेजेंट है? 3। तो डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड कर दिया 3 से तो कितना आ गया? 26। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ AlOH का होल थ्राइस का कितना आ गया? 26। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट। हम इक्विवेलेंट मास किसी साल्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट हमारा होता क्या है? द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट इज दैट मास ऑफ इट विच कंटेन्स वन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए मेटल। मतलब साल्ट जो हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके इक्वल होता है? इक्वल विच कंटेन्स वन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए मेटल। तो हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए साल्ट अपॉन टोटल वैलेंसी ऑफ द मेटल इन द साल्ट। तो अब क्वेश्चन ये होता है मॉलिक्यूलर मास तो हमें कैलकुलेट करना आता है, लेकिन हम टोटल वैलेंसी ऑफ ए मेटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल वैलेंसी को हमें कैलकुलेट करने के लिए द टोटल वैलेंसी ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन। तो सबसे पहले हम क्या उसकी जितने मेटल आयन की क्या होगी? जितने मेटल आयन पे आयन्स होंगे उनको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल वैलेंसी ऑफ ए मेटल। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल है हमारा K2CO3। तो K2CO3 में अगर हम बात करें मेटल की तो हमारा क्या है? K। अगर K पर हमारा कैसे चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव। तो वैलेंसी ऑफ मेटल आयन कितनी हो गई?
1 और हम मल्टीपल किससे करते हैं, नंबर ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट। तो हमारे मेटल एटम्स कितने प्रेजेंट है, 2, दोनों में मल्टीपल कर दिया तो टोटल वैलेंसी हमारी कितनी आ गई, 2। सेकंड हमारा एग्जांपल है NaCl। तो NaCl की बात करें तो मेटल क्या है हमारा, सोडियम। सोडियम की बात करें तो वैलेंसी हमारी सोडियम की कितनी होती है, 1। कितने हैं मेटल आयन एटम्स हमारे, 1, तो मल्टीपल कर दिया 1 से, तो टोटल वैलेंसी हमारी कितनी आ गई, 1। अगर हम बात करें थर्ड एग्जांपल है हमारा CaCO3। CaCO3 में हम बात करें मेटल क्या है हमारा, कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी ऑफ मेटल आयन कितनी है, 2। अब मल्टीपल बाई नंबर ऑफ थर्ड एग्जांपल है हमारा CaCO3। इसमें हम बात करें वैलेंसी ऑफ मेटल आयन हमारी कितनी है, कैल्शियम है, कैल्शियम की कितनी है, 2। नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितने प्रेजेंट है, केवल 1। 2 में 1 से मल्टीपल कर दिया तो टोटल वैलेंसी आ गई हमारी 2। CaCO3 की टोटल वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अब हम फोर्थ एग्जांपल है हमारा Al2SO4 का फोर्थ राइज। अगर हम इसमें बात करें तो वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन हमारा कौन सा है हमारा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की वैलेंसी हमारी कितनी होती है, 3। नंबर ऑफ मेटल एटम्स, कितने मेटल एटम्स प्रेजेंट है, 2, मल्टीपल बाई 2, टोटल वैलेंसी हमारी कितनी आ गई, 3 2 जा 6। तो Al2SO4 के होल थ्राइस की हमारी टोटल वैलेंसी कितनी आ गई, 6। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट का हम क्या कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट हमारा बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए साल्ट अपॉन टोटल वैलेंसी ऑफ द मेटल इन ए साल्ट। तो सबसे पहले हमने टोटल वैलेंसी को कैलकुलेट करना सीख लिया, मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना आता। तो एग्जांपल देखते हैं हम फर्स्ट NaCl। तो NaCl में हम बात करें तो वैलेंसी ऑफ ए मेटल आयन कितनी है हमारी, 1। मल्टीपल नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितने हैं, 1। तो टोटल वैलेंसी हमारी कितनी आ गई, 1। तो अब मॉलिक्यूलर मास हमें पता है कितना है, Na का हमारा कितना होता है 23 प्लस Cl का हमारा कितना होता है 35.5, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 58.5। तो अब हमें निकालना इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl। तो सबसे पहले क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए साल्ट कितना है 58.5 डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ ए साल्ट इन ऑफ द मेटल इन ए साल्ट कितनी है 1। 1 से डिवाइड किया तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए NaCl हमारा कितना आ गया 58.5। नेक्स्ट है एग्जांपल हमारा K2CO3। K2CO3 की बात करें तो वैलेंसी ऑफ मेटल आयन हमारी कितनी है 1। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितने हैं हमारे 2, टोटल वैलेंसी हमारी कितनी आ गई 2। हमारा इक्विवेलेंट मास होता है इसका 138। K का हमारा कितना होता है 39, C का 12, O का 16, सबको ऐड कर दिया तो कितना आ गया 138। अब नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ K2CO3। तो हमारा फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए साल्ट अपॉन टोटल वैलेंसी ऑफ द मेटल इन द साल्ट। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया K2CO3 का 138 डिवाइडेड बाई 2। 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 59। तो हमारी इक्विवेलेंट मास ऑफ K2CO3 कितना आ गया 59। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CaCO3। अगर हम बात करें वैलेंसी ऑफ मेटल आयन हमारी कितनी है कैल्शियम की 2 इनटू नंबर ऑफ मेटल एटम्स हमारे कितने हैं 1। तो टोटल वैलेंसी हमारी कितनी आ गई 2। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास की तो हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 कितना होता है 100।
तो इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 बराबर मॉलिक्यूलर मास 100 अपॉन टोटल वैलेंसी 2 से डिवाइड करिए तो हमारा आंसर आ गया 50। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 कितना आ गया 50। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Al2SO4 का होल राइज। तो वैलेंसी ऑफ मेटल आयन हमारी कितनी हो गई 3 एल्युमिनियम की इनटू नंबर ऑफ मेटल एटम्स हमारे कितने हैं 2, टोटल वैलेंसी हमारी कितनी आ गई 6। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें Al2SO4 का होल राइज का उसका होता है 342। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे Al2SO4 का होल राइज। तो मॉलिक्यूलर मास 342 डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड दे दिया तो कितना आ गया 57। इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 का होल साइज का हमारा कितना आ गया 57। नेक्स्ट आता है हमारा टू फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहले नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास हमारा होता क्या है द मास ऑफ ए सबस्टेंस in grams which is numerically equal to its equivalent mass is called gram equivalent mass। मतलब किसी भी अगर सबस्टेंस का मास क्या है वो ग्राम में है, वो किसके इक्वल है इक्विवेलेंट मास के इक्वल है न्यूमेरिकली, तो वो हमारा क्या कहलाता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। अगर हम बात करें अगर हमारा H2SO4 का जो इक्विवेलेंट मास है वो इक्वल है वो होता है 49 U। अगर वो न्यूमेरिकली इक्वल है 49 ग्राम के तो वो हमारा क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब हम फाइंड आउट कैसे करें, जब हमें क्वेश्चन दे रखा होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट इन। फर्स्ट है हमारा 0.98 ग्राम H2SO4। तो हमें इसमें बताने हैं कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर मास इन ग्राम कितना दे रखा है 0.98। इक्विवेलेंट मास हमारा H2SO4 कितना होता है 49 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 0.02। तो ये क्या हो गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स इतने प्रेजेंट हैं। सेकंड हमारा दे रखा है 0.80 ग्राम NaOH में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर क्या होता है मास इन ग्राम, तो 0.80। इक्विवेलेंट मास हमारा कितना होता है 40, 0 से 0 कर, तो हमारा कितना आ गया 0.2। तो हमारे ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए 0.2।